अब हम जो बात करेंगे वो अबाउट रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। एरोबिक का मतलब होता है ऐसी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मेनली ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऐसा ब्रेकडाउन जिससे एटीपी निकलती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक तरह की कंप्लीट रेस्पिरेशन है बच्चों। आपको इसमें डिफरेंस लिखने के लिए ज़्यादा आ जाता है और एमसीक्यू बेस पे आपको इसमें आ जाती है, जो अभी रिएक्शन में करवाऊंगी उससे चीज़ें आ जाती है, बीच से उठकर क्वेश्चन आ जाता है। कंप्लीट रेस्पिरेशन क्यों बोला गया है वो भी बताती हूँ। मेनली अगर रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो एक चीज़ जो बच्चे मेनली गलत करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है। जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सही बात है, पर उसके साथ साथ बेटा वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। क्या है मतलब, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो ग्लूकोज बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो ग्लूकोज बनाते हैं, रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज को तोड़कर वो एनर्जी बनाते हैं। और रेस्पिरेशन का मतलब ही है एनर्जी को बनाना। तो यहाँ कंप्लीट क्यों बोला है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास C6H12O6 मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना था, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर 6 कार्बन है, कार्बन का नंबर 6 है। यहाँ एक इंटरमीडिएट प्रोसेस आता है, बीच का एक प्रोसेस आता है जिसमें बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का है। तो बेटा एक तरह से देखो तो मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, एक तरह से मेरा बीच से मॉलिक्यूल टूट गया और दो हिस्सों में बदल गया, 2 हिस्सों में बदल गया। और वो 2 हिस्से क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, दैट इज पायरुविक एसिड। उसके बाद इसी पायरुविक एसिड में एक साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड क्रैब्स साइकिल। और इस क्रैब साइकिल के बाद एक ETS चलती है और मेरे पास एट द एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी निकलेगी। एट द एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, मतलब कि मेरे सारे मॉलिक्यूल टूट गए। और सारे मॉलिक्यूल टूटना दैट मीन्स कंप्लीट रेस्पिरेशन होना, कुछ भी नहीं बचा बाद में। तो इस तरह से मेरी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये इन्हें आप सिर्फ याद रखिएगा, इसकी डिटेल नहीं है। और लास्ट में इसके साथ 6 मॉलिक्यूल के साथ ATP यूज होती है। इसका सिंप्लीफाई वर्जन मैं आपको बताती हूँ। आपने एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, आपने खाना खाया, न्यूट्रिएंट लिए, वो न्यूट्रिएंट ग्लूकोज की फॉर्म में खाने से आए, उसी के साथ आपने सांस ली, सांस ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब इसी में हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सेलुलर ऑर्गेनेल्स होती हैं, आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। और उसी में एट द एंड जो प्रोसेस हो के ऑक्सीडेशन होने के बाद, मतलब रेस्पिरेशन होने के बाद, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, मेरे पास बचता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम सांस से बाहर निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बचता है जो बेटा या तो हमारी अदर एक्टिविटीज में यूज हो जाएगा, नहीं तो हमारे यूरिन के थ्रू आउट हो जाएगा, और लास्ट में बचता है ATP। सारी कहानी ही इसी के लिए है। अच्छे से समझ आ गया? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की।
एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक बहुत सिंपल सी बात को समझ लीजिएगा, जब भी बायो के किसी वर्ड के आगे ए या एन आ जाए, वॉवल के हिसाब से एन आता है, उसका मतलब होता है जिस वर्ड के आगे वो आया उस वर्ड के मतलब में नहीं आ गया है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ एनारोबिक आ गया, ध्यान से देखिए, एनारोबिक दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब भी रेस्पिरेशन होती है बेटा, वो हाफ होती है, वो इनकम्प्लीट होती है। मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ की डिफरेंस के भी करवा दिए हैं। होता क्या है, आपको 2 इसके एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल आपकी यूनिसेलुलर फंजाई है, ये मेनली इंडस्ट्रीज में यूज होती है, घर में, फूड इंडस्ट्रीज, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में, शराब बनाने वाली इंडस्ट्रीज में कह लो, बेकरी में केक, ब्रेड, बटर, ये सब बनाने में यूज होती है। ईस्ट को मेनली किया क्या जाता है, जब भी आपके ग्लूकोज को ईस्ट की प्रेजेंस में तोड़ा या रेस्पिरेशन की जाती है, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट सेल जब भी रेस्पिरेशन करता है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में। यहाँ 6 कार्बन है, इथेनॉल 2 कार्बन होता है, तो 6 मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, दैट मीन्स यहाँ पे किसकी कहानी आ गई, 4 कार्बन की, बचे हुए 2 कहाँ गए। वो जब भी शराब बनती है या जब भी ईस्ट काम करता है, ब्रेड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, 4 + 2 6, और यहाँ भी कहानी क्या है, 6 मॉलिक्यूल की। ये है हमारी इथेनॉल की। याद क्या करना है, एंड प्रोडक्ट क्या निकला। देखो बच्चा, यहाँ पे मेनली अब वैसे ही समझते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था, 6 मॉलिक्यूल थे, 4 में बदल गए, 4 में भी 2-2 के हिस्से में आए हैं, तो एक ये बॉन्ड टूट के ये बन गया एक इथेनॉल, एक ये टूट के ये बन गया, बचे हुए ये 2 ने क्या किया, इस बॉन्ड को भी तोड़ दिया और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। पर ये बीच के एक ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड अभी बच गए, दैट मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं हुई, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट कहते हैं। दूसरे केस में हम बात करते हैं ह्यूमन मसल सेल्स की। ह्यूमन मसल सेल्स, हमारे मसल सेल्स मतलब कि नॉर्मली हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बट क्या होता है जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, और इस ज़्यादा एनर्जी को तब काम किया जाता है जब हम एकदम ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थोड़े टाइम के लिए चाहिए। जैसे आपने एकदम दौड़ गए, या एक आज आप यहाँ घर पे बैठे थे, नॉर्मली आप कोई पहाड़ नहीं चल रहे हो, कल जाके पहाड़ चल लिया, तीसरे दिन आके आपको लगा अरे टांगों में दर्द हो रही है। हुआ क्या, आपने ज़रूरत से ज़्यादा काम किया, उस एक दिन में आपने बहुत सारी एनर्जी को यूटिलाइज किया, तो हमारी मसल इनफ नहीं थी एरोबिक रेस्पिरेशन से उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने मसल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन की, हमारी मसल सेल के अंदर ग्लूकोज को यूज़ किया गया और उनकी रेस्पिरेशन करके उन्हें ब्रेक डाउन करके बन गया लैक्टिक एसिड। क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्यों बनेंगे, 3 कार्बन कंपाउंड का ये रहता है और 2 ये रहते हैं, और डेफिनेटली 3 कार्बन के बीच में अभी भी 2 बॉन्ड बचे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या हो गई, इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले तो रेस्पिरेशन मेनली
एक गैसियस एक्सचेंज होता है। जब भी हम सांस लेते हैं और लंग्स तक सांस लेते हैं उसे कहते हैं इनहलेशन एंड एक्सलेशन। पर जब सेल के अंदर बात जाती है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, जहाँ एटीपी मेनली निकलती है सेल के अंदर, उसे एग्जैक्टली हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ब्रीदिंग इज जब आप इनहलेशन एंड एक्सलेशन कर रहे हो और लंग्स तक उनको लेकर जा रहे हो गैसेस को, और वहाँ उनका एक्सचेंज कर रहे हो। बट उसके बाद जब ब्लड के अंदर हमारी गैसेस घुल जाती हैं और हर बॉडी पार्ट के हर सेल के पास जा रही है और एटीपी जनरेट कर रही हैं, तो उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। मेनली मैं डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ। एल्वियोली का सेक्शन की बात करते हैं, थोड़ी देर में पढ़ेंगे भी। यहाँ तक आपका ब्रीदिंग काम करती है, और इसके बाद से लेके हर सेल में जब काम आता है तो रेस्पिरेशन काम करती है। तो अब जरा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लेते हैं। नेजल चैम्बर से, ये नोज है, नेजल चैम्बर से आगे लैरिंग्स पॉइंट आता है, और सॉरी फैरिंग्स पॉइंट आता है पहले। फैरिंग्स पॉइंट ऐसा है जो कॉमन पाथवे है बिटवीन नोज एंड माउथ। उसके बाद यहाँ पर 9 कार्टिलेज का एक रिंग बना स्ट्रक्चर आता है, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। और इस 9 कार्टिलेजिनस रिंग को कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स या इसे कहते हैं साउंड बॉक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साउंड बॉक्स किसे कहते हैं। इसी में एक इंपॉर्टेंट आता है एडम्स एप्पल भी बोलते हैं इसे। एडम्स एप्पल से मतलब क्या है? एडम्स एप्पल ऐसी चीज, जब ह्यूमन मेल प्यूबर्टी के टाइम आता है तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो रिलीज होता है इनसाइड द बॉडी, उस टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में जो साउंड बॉक्स है, जो एडम्स एप्पल है, जो लैरिंग्स वाला पोर्शन है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। और उसके आने की वजह से वहाँ पर जो हार्मोन का एक्शन है वो और ज़्यादा वर्क करता है, जिसके रिजल्ट में आवाज़ भी भारी हो जाती है, और उस बड़े हुए पार्ट को बोलते हैं एडम्स एप्पल। उसके बाद ये विंड पाइप नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम आने पर ये हो जाती है बाइफरकेट। अब ये एक नॉर्मल विंड पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप है, बट इस पाइप में हमारा सांस आ रहा है जा रहा है, जैसे कि हम एक बलून फुलाते हैं, कभी वो फूलता है कभी चिपक जाता है। इसी चीज में यहाँ पर भी सांस आ रहा जा रहा है, बट उसके चेंजेस में ये पाइप कोलैप्स हो सकती है, टूट सकती है, फट सकती है। ऐसा ना हो, नेचर ने उसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया है कि वहाँ पर प्रेजेंस होंगे कुछ रिंग, और उन रिंग को कहा जाता है कार्टिलेजिनस रिंग। इनका काम क्या होता है? होल्डिंग ऑफ विंड पाइप, होल्डिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग एक्सलेशन। इन्हें कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। उसके बाद फर्दर बात करते हैं। यहां पर ये जो बाइफर्केशन हुई, ये लंग्स में एंटर हो जाती हैं। अब लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, और जब इसकी बाइफर्केशन होती है फिर से डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी में फिर से ब्रांचिंग हो जाएगी, और ये ब्रांचिंग कंटिन्यू रहती है तब तक जब तक एंड ना आए, और एंड में ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सेम इस तरफ भी होता है। 300 मिलियन से ज़्यादा ब्रोंक सेक्शंस में बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एल्वियोली। और ये वाले मेन यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल,
टर्शियरी ब्रोंक्यूल, इस तरह से डिविजन्स चलती हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं फूड पाइप या बोलते हैं ट्रैकिया। तो मेनली अब एल्वियोली में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। हमने सांस ली, मान लीजिएगा ऑक्सीजन अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर जाके फेरेंक्स के थ्रू होती होती एपिग्लॉटिस में आई और लैरेंक्स के थ्रू होती हुई नीचे की तरफ आते हुए लंग्स में एंटर हुई, लंग्स में डिफरेंट ब्रांचेस में जाते हुए एल्वियोली सेक्शन में गई और हर एल्वियोली के पास यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है और ब्लड वेसल्स में गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। एपिग्लोटिस की बात करेंगे तो एपिग्लोटिस है क्या? एपिग्लोटिस एक्चुअली 9 कार्टिलेजिनस रिंग के ऊपर, इस तरह से 9 कार्टिलेजिनस रिंग के ऊपर इस तरह से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। हमें कहा जाता है जब हम खाना खाते हैं तो बात ना करें, ऐसा क्यों कहा जाता है? हमारा फेरिंग्स पॉइंट है कॉमन पॉइंट बिटवीन माउथ एंड नोज। तो जब हम खाना खा रहे हैं उसी टाइम में हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं तो एपिग्लोटिस हिलता है जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। सेम यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं तो लैरिंग्स में भी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो एपिग्लोटिस क्या करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो जो फूड पाइप के रास्ते खाना जाना है उसका थोड़ा टुकड़ा विंड पाइप में चला जाता है, जो कि जाना नहीं चाहिए, बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है। तो जब तक वो टुकड़ा निकल नहीं जाता है बॉडी में खांसते रहते हैं, मतलब ऐसा पुल बैक बनता है कि ताकि वो मॉलिक्यूल जो है, वो पार्टिकल जो है वो बाहर आ जाए। अब बात करते हैं जरा गैसियस एक्सचेंज के बारे में, थोड़ा सा एलैबोरेटरी कि गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली में होगा कैसे। गैसियस एक्सचेंज में ये एल्वियोली का सेक्शन है और ये है ब्लड। हर एल्वियोली के पास 300 मिलियन एल्वियोली है, 300 मिलियन से ज्यादा ही ब्लड वेसल्स होंगे। यहाँ से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है बॉडी का हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दी जाती है एल्वियोली में और यही बाहर चली जाती है, जिसे हम कहते हैं कि हम एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया और उस ऑक्सीजन को इनटेक करते हुए हमारा ब्लड के अंदर हमने ऑक्सीजन को दे दिया। ऑक्सीजन में ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन फ्री हुआ होगा कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करके, बॉन्ड ब्रेक करके, उसी ने ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक किया और बॉडी में ये हार्ट के पास ले जाएंगे, हार्ट से फिर आगे बॉडी के ऑर्गन्स में, टिश्यूज में दे देंगे। बट क्वेश्चन यहाँ ये रेज होता है कि ये एक्सचेंज कैसे होता है। ये एक्सचेंज के प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल। वैसे मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ गैसेस की बात करें तो मैं गैसेस को ही लिख रही हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है अमाउंट कितना है किसका कहाँ। मैंने बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल किया है तो डेफिनेटली यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल में ज़्यादा है, ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन हाई, हमेशा जो मूवमेंट है किसी भी चीज़ का वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में ही मूव होता है, लो कंसंट्रेशन एरिया में। तो उसी में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन यहाँ है तो वो ब्लड वेसल की तरफ मूव होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है तो वो एल्वियोली सेक्शन में मूव होगी। तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर प्रेजेंट है
और इस 4 चैम्बर होने की वजह से यहाँ पे 2 एट्रिया प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन होता है। मैं हर पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। डबल सर्कुलेशन होता है। 4 चैम्बर हार्ट अभी हम सिंपल डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर हम प्रॉपरली डायग्राम भी बनाएंगे। 4 चैम्बर हार्ट मतलब कंप्लीट 4 हिस्से हैं हार्ट में। हार्ट करता क्या है? यहाँ लंग्स है, अभी हमने लंग्स के बारे में पढ़ा। लंग्स ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन देके लंग्स हमेशा ऊपर वाले सेक्शन में लेकर आते हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है पल्मोनरी, और पल्मोनरी वर्ड यूज हो रहा है तो हमेशा जब भी हार्ट में ब्लड लेकर आया जाएगा वेन के थ्रू लेकर आया जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया नाम? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन किसको कर रही है? ये हार्ट की ये लेफ्ट साइड है, राइट नहीं कहेंगे। आप जिसका ऑपरेशन करेंगे उसका राइट लेफ्ट देखेंगे, उसी हिसाब से याद रखिए। ये साइड लेफ्ट है और ये साइड राइट है। और ऊपर वाले सेक्शन के जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहते हैं एट्रियम। तो ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी की तरह ये क्या है? राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हार्ट के अंदर, एंट्री ली। एंट्री लेकर यहाँ पर 2 ओपनिंग होल्स होंगे या दरवाजे होंगे जिनके थ्रू ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलते हुए हार्ट चला जाएगा बॉडी टिश्यूज में। क्या देने? ऑक्सीजन देने। हर एक बॉडी के सेल में ऑक्सीजन देने के बाद ये ब्लड किसके थ्रू? इसके कहते हैं सिस्टमैटिक आर्टरी। सिस्टमैटिक आर्टरी। और इस सिस्टमैटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड जब दिया जाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन दे दी जाएगी और यहाँ से ले लिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, बट इसको हार्ट में जाना है और हार्ट में जब भी ब्लड जाएगा एट्रिया के थ्रू ही एंटर होगा, कभी भी वेंट्रिकल के थ्रू एंट्री नहीं होगी। और कौन करेगा? मैंने कहा वेन लेकर जाएगी हमेशा ब्लड, तो ये वेन है और ये सिस्टम से आई है तो ये है सिस्टमैटिक वेन। और ये फिर यहाँ 3 दरवाजों, यहाँ 2 होते हैं, याद कैसे रखेंगे? विक्ट्री ऑन लेफ्ट साइड, तो 2 दरवाजे इधर 3 इधर। वेंट्रिकल में आए और वेंट्रिकल से एग्जिट पॉइंट लिया लंग्स के लिए, तो लंग्स के लिए वर्ड क्या है? पल्मोनरी। और हमेशा ब्लड लेकर वेन आएगी, लेकर कौन जाएगी? आर्टरी। तो इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड हमेशा पल्मोनरी वेन लेकर आएगी हार्ट में, लेफ्ट साइड के ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर सिस्टमैटिक आर्टरी के थ्रू बाहर, फिर बॉडी टिश्यूज में एक्सचेंज होगा। एक एक्सचेंज लंग के पास आपने पढ़ा था, सेम एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी टिश्यूज में भी होगा। वहाँ भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होंगे। रिजल्टेंट में आपका राइट ऑरिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड फिर बाहर फिर से लंग्स के पास जाएगा और वहाँ फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक नया साइकिल आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए मैंने एक साइकिल लिया, ये चैम्बर है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है और ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल राइट वाला। हीमोग्लोबिन यहाँ से एक बार ऑक्सीजन लेकर आया और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देकर लेकर गया, देकर गया और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर गया। इसी ड्यूरेशन में वो एक बार हार्ट में एक यहाँ एंटर हुआ और एक बार हार्ट में यहाँ एंटर हुआ। 2 पूरे सर्कल में सर्कुलेशन होता है, बहाव होना। पूरे सर्कुलेशन की ड्यूरेशन में मेरे हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल या ब्लड की एंट्री 2 बार हार्ट में हुई, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो हमने यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया है, बट अब हम करेंगे हार्ट का डायग्राम। बेस डायग्राम यही होगा। अगर यू कैन यूज दिस डायग्राम इन योर आंसर शीट जब आपको किसी सिस्टम या प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है, बट जब
आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही पूछा जाएगा, प्रॉपर हार्ट की डायग्राम ही पूछी जाएगी, तब आप प्रॉपरली डायग्राम वो ड्रॉ करोगे जो मैं बनाने जा रही हूँ। फोर चैम्बर्ड हार्ट है। हम हार्ट को थोड़ा सा लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड पे, तो इस तरह से बनाते हैं। पर यहाँ पे नीचे तीखा नहीं बनाना है, गोल नहीं बनाना है। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में कन्वर्ट है। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को हम ऑरिकल बोलते हैं, जो कंपैरेटिवली वेंट्रिकल छोटे होते हैं साइज के, और नीचे वाले जो सेक्शन है उसमें भी प्रॉपर ही चैनल होता है। बट ध्यान रखिए एक चीज का, मैंने लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल की वॉल को चौड़ा बनाया, इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे हम। अब मेरे पास कंप्लीटली लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है। हम लेबल कर लेते हैं इसको लेफ्ट ऑरिकल, या एट्रियम बोलते हैं इसे, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल। ये जो बीच में जिसने पार्टीशन की है इसे कहते हैं सेप्टम। यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर हुआ ऑरिकल में। ऑरिकल से यहाँ 2 तरह से पॉइंट्स हैं, ये एक तरह से ओपनिंग पॉइंट्स हैं जिससे ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला जाएगा हमारा ब्लड। इन्हें कहते हैं, ये वॉल्व होते हैं, इन्हें कहते हैं बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल्व। यहाँ पर जब आ गया तो इसे अब बाहर निकलना है, क्योंकि वेंट्रिकल से हमेशा बाहर जाता है ब्लड। तो वेंट्रिकल से बाहर ब्लड के जाने के लिए यहीं से ही अटैच्ड, बेटा इसको हमेशा वेंट्रिकल से ही बनाना। एक बहुत बड़ी आर्टरी होती है, मैंने कहा था आर्टरी के थ्रू ही निकलेगा हमेशा ब्लड, और इस आर्टरी को बोलते हैं, आर्क की तरह होती है, इसे बोलते हैं आर्क, इसे बोलते हैं आर्क ऑफ एओर्टा। ये बाद में सिस्टमेटिक आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ अब ये बाहर गया, बाहर जाने के बाद ये बॉडी टिश्यूज में गया, और बॉडी टिश्यूज में जाने के बाद फर्दर ये यूज की बॉडी में एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद फिर सिस्टमेटिक वेन्स जो हैं वो लेकर आएगी ब्लड बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से। इसे कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, और इसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। अब हमने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आए एट्रियम में। एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद अब इसको वेंट्रिकल में जाना है। वेंट्रिकल में जाने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाने देते हैं।
इन्हें कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड को वेंट्रिकल में लेकर आते हैं और वेंट्रिकल से फिर फर्दर जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाता है, लंग्स के पास चला जाता है। अब मेरे को दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने। पहले, ये वॉल थिक क्यों है? हमेशा क्वेश्चन आपको आता है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है राइट वेंट्रिकल से थिकर क्यों होती है? आंसर इज बेटा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको पूरी बॉडी तक ब्लड के मॉलिक्यूल को पहुंचाना है, जिसकी वजह से इसको बहुत प्रेशर से ब्लड को बाहर की तरफ फेंकता है। जितने प्रेशर से ब्लड होगा उतनी दूर जाएगा, जिसकी वजह से इसका ये प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए इन वॉल को थिक होना पड़ता है। जबकि ये वाला जो सेक्शन है इसको नियर टू द लंग्स लेके जाना है, दिल के पास तो लंग्स है, तो ज़्यादा दूर और ज़्यादा प्रेशर मारने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से ये वाली वॉल जो है थिन रहती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वॉल है, मेनली वर्किंग की बात करो तो ये क्वेश्चन जनरेट होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल का और रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकल का। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब ये ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होके ब्लड इन एरिया में जाएगा तो ब्लड बैक क्यों नहीं चला जाता? वो इसलिए क्यों, ये वन डायरेक्शन ड्रॉ होते हैं, ये ब्लड नीचे तो ला सकते हैं पर बैक फ्लो नहीं करते, नेचर ने ऐसे ही सेट किया है। इस चीज़ को प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। पर ये वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट।